नमस्कार साथियों, यूपी टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और निरंतर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछली वीडियो में साथियों सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम आधुनिक भारतीय इतिहास में अगस्त प्रस्ताव 1940 पढ़ाएंगे। ये वन लाइनर की फॉर्म में है। ये बीपीएससी टीआरई 4.0 तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। और साथियों यहाँ से क्वेश्चन टीआरई के सभी परीक्षाओं में बनते रहे हैं। साथियों, अगस्त प्रस्ताव 1940 द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया। तब अंग्रेजों ने भारतीयों को साथ में लाने के लिए वायसराय लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया। इसमें निम्नलिखित बातें कही गईं। नंबर 1, इसमें कहा गया कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध में भारत अंग्रेजों का साथ देता है तो हम उसके लिए डोमिनियन स्टेट की बात कहेंगे। नंबर 2, वायसराय के परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। नंबर 3, भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का भी विचार किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव असफल रहा। इसके जवाब में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने पबनार महाराष्ट्र नामक स्थान से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। इस सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया। इसने भारतीयों के आगे ये प्रस्ताव रखा कि यदि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय उनका साथ देंगे तो युद्ध के बाद एक भारतीय संघ बनाया जाएगा, राज्यों की स्वायत्तता दी जाएगी, वायसराय के परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, एक बार काउंसिल का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय भी होंगे। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया होने वाला बैंक शब्द जोड़ दिया। क्रिप्स प्रस्ताव अंततः असफल हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 क्रिप्स प्रस्ताव के असफलता के बाद महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा। इन्होंने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू को दी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज मैं द्विधारी तलवार से खेलने जा रहा हूँ। ये आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ था, किंतु अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेताओं को रात में ही गिरफ्तार कर लिया। अतः ये आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। गुप्त रूप से मदन मोहन मालवीय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्हें महामना कहा जाता है। उषा मेहता ने रेडियो पर इसका प्रसारण कर दिया। राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में गिरफ्तार किया गया, किंतु वे जेल का दीवार फांदकर भाग गए। महात्मा गांधी तथा सरोजिनी नायडू को आग खां पैलेस में गिरफ्तार किया गया। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर दिया। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी, जिस कारण गांधी जी ने भूख हड़ताल त्याग दिया। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। साथियों, ये सारा डेटा वन लाइनर की फॉर्म में है और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, बिल्कुल सेलेक्टेड मैटर है टीआरई 4.0 के लिए। तो साथियों, वीडियो पूरा देखें और अन्य साथियों तक शेयर करें। इसी आंदोलन के दौरान अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा झंडा लहराने के लिए विद्यार्थी का एक समूह आगे बढ़ा
जिस पर पटना के जिलाधिकारी आरएस ने गोली चलवा दी, जिसमें 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। इस घटना को सचिवालय हत्याकांड कहते हैं। इसी आंदोलन के दौरान बलिया में चित्तू पांडे ने अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दिया। नाना पाटील ने महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार की स्थापना कर दिया। ये सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस समय के वायसराय लिनलिथगो ने भारतीयों के दमन के लिए हवाई जहाज से गोली चलाने का निर्णय लिया। ये आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। साथियों, अगला है बेवेल योजना 1945। लिनलिथगो के बाद भारत के वायसराय बेवेल बने। इन्होंने भारत के सभी राजनीतिक दलों में आपसी समन्वय बनाने के लिए तथा भारत की स्थिति सामान्य बनाने के लिए 14 जून 1945 को एक योजना बनाई। इस योजना को बेवेल योजना कहते हैं। बेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे शिमला सम्मेलन कहते हैं। साथियों, हमारे चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री के कंप्लीट टॉपिक कराए जाएंगे। आप चैनल पर बने रहें और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वही कराए जाएंगे TRE 4.0 के हिसाब से। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945। इस सम्मेलन में विभिन्न राजनीतिक दलों के 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना तथा कांग्रेस की ओर से अब्दुल कलाम आज़ाद ने भाग लिया। इसमें बेवेल योजना के प्रावधानों को बताया गया, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। वायसराय के 14 सदस्यीय परिषद में वायसराय तथा सेनापति का पद ब्रिटेन के पास रहेगा। शेष 12 पदों पर भारतीय रहेंगे। नंबर 2, परिषद में भारतीय 12 सदस्यों में 6 मुस्लिम तथा 6 हिंदू सदस्य रहेंगे, अर्थात हिंदू तथा मुस्लिम की संख्या समान रहेगी। तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारतीय खुद का संविधान बनाएंगे। ये सारी बातें कही गई थी शिमला सम्मेलन में। अब विवाद का कारण क्या बना? मुस्लिम लीग का कहना था कि 6 मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम लीग से ही किया जाए, जिस पर कांग्रेस सहमत नहीं थी, जिस कारण 14 जुलाई 1945 को लॉर्ड बेवेल ने ये घोषणा कर दिया कि शिमला सम्मेलन विफल हो गया। शिमला सम्मेलन के विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। नौसेना विद्रोह 1946। INS तलवार के सैनिकों ने 19 फरवरी 1946 को भेदभाव के कारण विद्रोह कर दिया। देखते ही देखते विद्रोहियों की संख्या 5000 हो गई। इन सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज का बिल्ला लगाया तथा आज़ाद हिंद फौज का झंडा लहराया, जिस पर दहाड़ता हुआ शेर बना था। अंग्रेज़ों ने ये निर्णय लिया कि पूरी जहाज को डुबा दिया जाए। सरदार पटेल के मध्यस्थता में 25 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसे ही नौसेना विद्रोह कहते हैं। कैबिनेट मिशन मार्च 1946। इंग्लैंड के लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ये घोषणा किया कि 1948 तक ब्रिटिश हिंदुस्तान छोड़ देंगे। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एटली ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को 24 मार्च 1946 को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं, जिसमें 3 मंत्री थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन ने 2 प्रावधान किए। संविधान सभा, जिसमें 389 सदस्य थे। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
कैबिनेट मिशन के ने पृथक पाकिस्तान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिस कारण भारत में सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगे। जिस समय भारत में दंगे बढ़ रहे थे, उस समय बेवेल ने इटली को सुझाव दिया कि हमारे लिए बेहतर होगा कि हम भारत की समस्या को भारतीयों के भाग्य पर छोड़कर इंग्लैंड वापस लौट जाएं, जिसे ब्रेक डाउन पॉलिसी कहा गया। माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। उन्हें ये विशेष हिदायत दिया गया कि यथासंभव भारत को संयुक्त रखा जाए। माउंटबेटन ने भारत को संयुक्त रखने का प्रयास किया, किंतु सांप्रदायिक तनाव के कारण बाल्कन प्लान के तहत भारत का विभाजन कर दिया गया। 4 जुलाई 1947 को भारत के स्वतंत्रता का विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। अंतरिम सरकार। इसका निर्माण क्लीमेंट इटली ने 2 दिसंबर 1946 में किया। उस समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष लॉर्ड बेवेल थे तथा उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार के मंत्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री रहे और जॉन मेथाई उद्योग मंत्री थे, लियाकत अली वित्त मंत्री, अरोड़ा आसिफ अली रेल मंत्री, होमी जहांगीर भाभा ऊर्जा मंत्री, योगेंद्र नाथ कानून मंत्री और राज गोपालाचारी शिक्षा मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री। नोट 1951-52 के उपचुनाव के फलस्वरूप बनने वाली पहली सरकार में विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। प्रेस अधिनियम। भारतीय प्रेस का इतिहास। भारत में प्रेस का प्रारंभ 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा से किया। 1780 में जेम्स हिक्की ने भारत का पहला अखबार बंगाल गजट प्रकाशित किया। चार्ल्स मेडकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1878 में लॉर्ड लिटन ने भारतीय प्रेस का गला घोटने वाला अधिनियम वर्नाकुलर एक्ट लाया। ये भारतीय भाषाओं में छपे जाने वाले अखबारों पर लागू होता था। इसके तहत अखबार छापने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेनी होती थी। इस अधिनियम के द्वारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका सोम प्रकाश को प्रतिबंधित कर दिया गया था। वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष ने अपनी अमृत बाजार पत्रिका को बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में कर दिया। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर एक्ट का समर्थन किया था, क्योंकि पायनियर अंग्रेजी भाषा का अखबार था। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर दिया। भारत में बसे कारखाना अधिनियम। अंग्रेजों ने कारखाना अधिनियम के तहत कर्मचारियों के काम करने की अवधि, उनकी सुविधाएं इत्यादि को निर्धारित किया। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ये लॉर्ड रिपन के समय आया। इसके द्वारा कार्य करने की अवधि 9 घंटा निर्धारित की गई तथा महीने में 4 दिन छुट्टी की व्यवस्था निर्धारित की गई। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में आया। ये लैंसडाउन के समय आया। इसके द्वारा कार्य करने की अधिकतम अवधि 11 घंटे निर्धारित की गई। इसमें रात के समय महिलाओं के कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 में आया। ये हार्डिंग द्वितीय के समय आया। इसके द्वारा कार्य करने की अधिकतम अवधि 12 घंटा निर्धारित की गई। चौथा कारखाना अधिनियम 1922 में आया, लॉर्ड रीडिंग। पांचवा कारखाना अधिनियम 1934 में आया, वेलिंगटन। और छठा कारखाना अधिनियम 1946 में आया, बेवेल के समय। ये भारत का अंतिम कारखाना अधिनियम था।
गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल एवं वायसराय। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला एवं अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। और नोट में क्या दिया है, यह एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 तक, इसने बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ किया। वारेन हेस्टिंग्स 1772-1785, इसके समय ब्रिटिश इंडिया एक्ट राजस्व वसूलने के तहत कलेक्टर का पद, मदरसा अधिनियम, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। यह बंगाली तथा अरबी भाषा का अच्छा जानकार था। इसी के शासनकाल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। इसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसने भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कराया। जब ये लंदन लौट कर गया तो इस पर महाभियोग लाया गया, किंतु पारित नहीं हो पाया। इसके बाद इसने आत्महत्या कर ली। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक, इसे नागरिक सेवा का जनक कहते हैं, यानी कि सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। इसने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया, स्थायी बंदोबस्ती लाया, जमींदारी की शक्ति को कम किया, दरोगा का पद लाया तथा चल अदालत की स्थापना किया। इसका मकबरा यूपी के गाजीपुर में है। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक, इसने सहायक संधि लाई, जिसे सबसे पहले हैदराबाद ने माना। इसे बंगाल का शेर कहते हैं। इसने बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1818 से 1823 तक, इसके समय नेपाल युद्ध हुआ। इसने संगोली के संधि के द्वारा इसने अंग्रेजों की अधीनस्थता स्वीकार करवाया। इसने पिंडारियों का अंत कर दिया तथा मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया और शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक, इसने सती प्रथा, ठगी प्रथा तथा शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856, इसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। इसने रेल, डाक, तार, पीडब्ल्यूडी प्रारंभ किया। इसने शिक्षा के क्षेत्र में 1854 में वुड्स डिस्पैच का नियम लाया, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसने 1848 में राज्य हड़प नीति, त्यागपत्र सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया। इसके तहत सबसे पहले इसने सतारा को हड़प लिया। इसने पंजाब पर अधिकार करके कोहिनूर हीरा इंग्लैंड भेज दिया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक, इसके समय 1857 का विद्रोह हुआ और इलाहाबाद के संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863, इसके समय बहावी आंदोलन का अंत हो गया, जिसका केंद्र पटना था। लॉर्ड म्यू 1869 से 1872, इसने पहली बार जनगणना प्रारंभ किया, किंतु अधूरी जनगणना किया। अंडमान में इसकी हत्या एक अफगानी सैनिक ने कर दी। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880, इसने आर्म्स एक्ट द्वारा भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दिया। इसने सिविल सेवा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। इसने भारतीय प्रेस का गला दबाने के लिए
वर्नाकुलर एक्ट लाया। इसके तहत भारतीय भाषाओं में अखबार छापने पर पहले अंग्रेजों को दिखाना होता था, अन्यथा अंग्रेज उस अखबार की संपत्ति जब्त कर लेते थे। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। इसने लिटन की गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। इसने आर्म्स एक्ट तथा वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर दिया। सिविल सेवा की आयु 19 से 21 वर्ष कर दिया। इसके समय 1881 में पहली बार पूर्ण जनगणना हुई। शिक्षा के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। इसके समय एल्बर्ट बिल पारित हुआ। इसके तहत भारतीय जज अंग्रेजों को सजा सुना सकते थे, जिस कारण अंग्रेजों ने इसका विरोध कर दिया, जिस कारण इसे श्वेत विद्रोह कहा जाता था। इस बिल को वापस ले लिया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। नोट: फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली की नर्स थीं। इन्हें लेडी विथ द लैम्प कहा जाता है। ये क्रीमिया युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा करती थीं। साथियों, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें कराने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, इसके बाद आता है लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। इसके समय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसने कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का संगठन कहा। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक। इसके समय में बंगाल विभाजन हुआ। इसी के समय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। इसके समय बहुत सारे आयोग का गठन किया गया, जैसे पुलिस सुधार आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, अकाल आयोग, जिस कारण इसे आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो सेकंड 1905 से 1910। इसके समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1909 में भारत के राज्य सचिव मार्ले थे और इन्होंने मार्ले मिंटो सुधार लाया, जिसे 1909 का अधिनियम कहते हैं। इसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र दे दिया गया। कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार कर लिया। मिंटो सेकंड को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड 1910 से 1916। इसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और 1 जनवरी 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली कर दिया। इसके समय प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड रेडन 1921 से 1926। इसके समय चौरी चौड़ा कांड हुई, जिस कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। भारत में पहली बार ICS UPSC की परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में हुई। अब आता है साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। कांग्रेस के सभी इम्पोर्टेंट अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया। कांग्रेस ने इसकी स्थापना एक सुरक्षा बल के रूप में किया। इसका पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन प्रथम अधिवेशन 1885 में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। इस अधिवेशन में 72 सदस्य उपस्थित थे। साथियों, ये अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, TRE की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। द्वितीय अधिवेशन 1886। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तृतीय अधिवेशन 1887। यह अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। चतुर्थ अधिवेशन 1888। यह अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ। इसके अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। पांचवा अधिवेशन 1889 में। ये अधिवेशन 1889 में बम्बई में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर विलियम बैडरबर्न के द्वारा की गई। ये 2 बार अध्यक्ष बनने वाले अंग्रेज थे। छठा अधिवेशन 1890 में। यह अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी।
1896 का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, जो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंदमठ से लिया गया है। 1905 का बनारस अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन पारित हुआ था। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने भारतीय जनता का लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया। 1907 का सूरत अधिवेशन। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का विभाजन दो वर्गों में हो गया, एक गर्म दल तथा दूसरा नरम दल। इस अधिवेशन में विवाद हुआ कि गर्म दल वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल वाले रासबिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंत में रासबिहारी बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1908 का मद्रास अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस के द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया, जिसकी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 1912 का बांकीपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मुधोलकर द्वारा बांकीपुर पटना में किया गया। 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में गरम दल, नरम दल तथा मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए। साथ ही कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। इसी सम्मेलन में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई। यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं। 1918 का बम्बई अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता हसन इमाम के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हो गया। 1920 का नागपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता राघवाचार्य ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान पारित हुआ। 1922 का गया अधिवेशन। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है गया अधिवेशन, क्योंकि ये बिहार का अधिवेशन है और TRE 4.0 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस का तीसरा संकेतीय विभाजन हुआ। इसी अधिवेशन में स्वराज पार्टी की बात हुई। 1923 का दिल्ली अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया, जो सबसे युवा अध्यक्ष थे। 1924 का बेलग्राम अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी कांग्रेस के इस एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष किए गए। 1925 का कानपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू द्वारा किया गया। ये पहली भारतीय महिला थीं जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। सरोजिनी नायडू रिमार्क में है, सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत के पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की बनी। – 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में सभी कांग्रेस सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया। 1929 का लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इन्होंने इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की घोषणा की। इसी सम्मेलन में रावी नदी के तट पर नेहरू ने सर्वप्रथम तिरंगा फहराया। इसी सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस प्रकार प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया और सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। 1931 का कराची अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से मूल अधिकार की मांग किया गया। 1934 का मुंबई अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। अति इम्पोर्टेंट अधिवेशन है 1937 का फैजपुर अधिवेशन।
इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। ये फैजपुर महाराष्ट्र के गांव में होने वाला पहला अधिवेशन है। इसी में ग्राम सभा का गठन किया गया। 1938 का हरिपुरा गुजरात अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई। इस समिति के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। 1939 का त्रिपुरी मध्य प्रदेश में अधिवेशन। इस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष पद को लेकर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में विवाद हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः पहली बार इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ और सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इस पद को त्याग दिया। इनके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। साथियों, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, ये दोनों ही अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्षता की है इनकी। और 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया, जो सबसे लंबे समय 1940 से 46 तक अध्यक्ष पद पर बने रहे। स्वतंत्रता के बाद 1969 में कांग्रेस में विभाजन हो गया। कामराज के नेतृत्व में कांग्रेस ओ मतलब ओल्ड तथा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आर मतलब रिक्वायरमेंट। चुनाव में कांग्रेस आर की जीत हो गई तथा कांग्रेस ओ अस्तित्व विहीन हो गई। कांग्रेस के स्थापना से पूर्व भारत में बने संगठन। लैंड होल्डर सोसाइटी 1938, इसकी स्थापना कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, इसकी स्थापना कलकत्ता में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा किया गया। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना कोलकाता में राधाकांत देव के द्वारा किया गया। बॉम्बे एसोसिएशन 1852, इसकी स्थापना बम्बई में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, इसकी स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। इस संगठन के द्वारा भारतीय समस्याओं को इंग्लैंड के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। पूना सार्वजनिक सभा 1870, इसकी स्थापना M.J. रनाडे ने पूना में किया। सातवां है इंडियन लीग 1875, इसकी स्थापना कलकत्ता में शिविर कुमार घोष ने किया। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876, इसकी स्थापना कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने किया। साथियों, ये इम्पोर्टेंट है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876। मद्रास महाजनसभा 1884, सुब्रमण्यम अय्यर ने इस महासभा की स्थापना मद्रास में किया। बम्बई प्रेसिडेंसी 1885, महाराष्ट्र के क्षेत्र में खासकर बम्बई में इस संगठन की स्थापना किया गया। इसकी संस्थापक फिरोज शाह मेहता, बद्रुद्दीन तैयब जी और के.टी. तेलंग ने किया। कांग्रेस से ठीक पहले इसकी स्थापना की गई। जब कांग्रेस का जन्म हुआ, उस प्रकार के क्षेत्रीय संगठन का अस्तित्व समाप्त हो गया। भूमि सुधार कानून। कांग्रेस ने स्वयं का लाभ का ध्यान रखते हुए कानून बनाए थे। स्थायी बंदोबस्त, इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लाया। ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी तथा कर्नाटक में लागू था। यह भारत के 19% क्षेत्र पर लागू था। इसमें जमीन का मालिकाना हक जमींदार को दे दिया गया। अंग्रेज जितना कर को निर्धारित करते थे, उस कर के 11 में से 10 भाग अंग्रेज ले लेते थे, जबकि 11 में से 1 भाग जमींदार रखते थे। जमींदारों को सूर्यास्त से पहले हिसाब चुका देना होता था, अतः इसे सूर्यास्त कानून भी कहते हैं। रैयतवाड़ी,
इसमें इसे टॉमस मुनरो ने 1820 में लाया। यह मुंबई, मद्रास तथा असम में लागू था। ये भारत के कुल क्षेत्र का 51% क्षेत्र पर लागू था। इसमें इसने ज़मीन का मालिकाना हक किसानों का था। किसानों को अपनी उपज का 35 से 55% तक टैक्स के रूप में देना पड़ता था। महलवाड़ी व्यवस्था, इसे विलियम बेंटिक ने 1883 में लाया। ये पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश में लागू था। ये भारत के 30% क्षेत्र पर लागू था। इसमें ज़मीन का मालिकाना हक गांव का होता था। गांव का मुखिया कुल उपज का 60% टैक्स देता था। रिमार्क में है सबसे कठोर कानून स्थायी बंदोबस्त में था। सर्वाधिक क्षेत्र पर रैयतवाड़ी लागू थी, जबकि टैक्स की सर्वाधिक मात्रा महलवाड़ी में थी। रिमार्क में अंग्रेज़ों ने बंगाल के क्षेत्र में इजारेदारी व्यवस्था लागू की। इसमें अधिक बोली लगाने वाले को जमींदारी दी जाती थी। भारतीय उद्योग, अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय उद्योगों का विकास नहीं हो सका, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत में पूंजी नहीं लगाई तथा भारतीय माल जो इंग्लैंड में जाते थे उस पर अंग्रेज़ों ने निर्यात कर लगा दिया, जिससे कि वे वस्तुएं इंग्लैंड में महंगी हो गईं। लखनऊ की छिंट वाले वस्त्र तथा ढाका के मलमल के कपड़ों की मांग इंग्लैंड में अधिक थी, किंतु इंग्लैंड ने निर्यात कर लगा दिया। इसके विपरीत इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगाया जाता था, जिस कारण इंग्लैंड के उद्योगों ने भारतीय उद्योगों को ध्वस्त कर दिया। मजदूर संघ, भारत का पहला मजदूर संघ बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन था। इसकी स्थापना 1884 में लौह खांडे ने किया था। 1920 में लाला लाजपत राय तथा M.N. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। आगे चलकर M.N. जोशी इससे अलग हो गए। कार्ल मार्क्स ने भारत के विषय में कहा है कि अंग्रेजों ने सूती वस्त्र के घर में सूती वस्त्र का अंबार लगा दिया। प्रमुख नारा तथा वक्तव्य, सारे जहां से अच्छा किसने दिया है? मोहम्मद इकबाल ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। जय जगत विनोबा भावे। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। मेरे शरीर पर एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का कील साबित होगा, लाला लाजपत राय। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। हे राम, महात्मा गांधी। करो या मरो, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। हम घुटने टेक कर रोटी मांगेंगे, महात्मा गांधी, किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इन इंडिया डाई, जवाहरलाल नेहरू। समूचा भारत एक विशाल, चित्तरंजन दास। बंदी गृह है और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जनगण मन अधिनायक जय हे, रविंद्रनाथ टैगोर। कांग्रेस पर की गई टिप्पणियां। कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है, लॉर्ड डफरिन ने कहा। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि उसके पतन में मदद करूं। देशद्रोही संगठन कांग्रेस, लॉर्ड कर्जन ने कहा। कांग्रेस में लोग पद के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। कांग्रेस भिक्षा मांगने वाली संगठन है, बरसाती मेढक की तरह टर्टर चिल्लाने से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस शिक्षित लोगों का एक मेला है, लाला लाजपत राय ने कहा। कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का एक तमाशा है, असवनी ने कहा। कांग्रेस में लोग केवल याचना
करते हैं। बिपिन चंद्र पाल ने कहा। कांग्रेस की आवाज़ पूरी जनता की आवाज़ नहीं है। फिरोज शाह मेहता ने कहा, मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बना सकता हूँ। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देनी चाहिए, महात्मा गांधी ने कहा। साथियों, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम दिल्ली दरबार पढ़ेंगे। साथियों, एक दो वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो साथियों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य साथियों तक लिंक शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।